नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज एक सवाल मेरे मन में आया है और सोचा आप हो सकता है उसका जवाब मुझे देते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो फिर उसमें कलाकारों के जरिए, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर, इनके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश क्यों होती है? क्या ये पॉपुलर होते हैं और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि अगर इनको टिकट देंगे तो इनकी पॉपुलैरिटी को हम भुना लेंगे? लेकिन क्या ये सही मायनों में जनसेवक बन पाते हैं? क्योंकि हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखा है जिसमें उन्होंने स्टार्स को चेहरे दिए और इसके बाद वो जो बड़े और फेमस चेहरे हैं, जो कभी बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, कभी भोजपुरी कलाकार के तौर पर पहचान बनाते रहे हैं, वो उसके बाद अपने ये कहें विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र गए ही नहीं। टिकट तो ले लिया, कई लोग पार्लियामेंट पे बैठ जाते हैं जाकर के, कई लोग असेंबली में बैठ जाते हैं जाकर के, अलग अलग चुनावों में अलग अलग पार्टियों के साथ जब वो हिस्सा बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी भी अपने क्षेत्र की जनता से बात करने तक नहीं जाते हैं। क्या बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि इस बार बिहार में ये जो राजनीतिक दल है ये भोजपुरी कलाकारों पर सीधे सीधे सेंध लगा करके अपने पाले में ला करके चुनाव जीतने की हसरत रख रहे हैं। अब देखिए, अक्षरा सिंह जिन्होंने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है, अक्षरा सिंह उस पार्टी का हिस्सा बनी है जिसमें रितेश पांडे हैं। वो रितेश पांडे जिन पर अक्षरा सिंह ने 2010 में ये बड़ा आरोप लगाया था, 2010 और उसके आसपास, कि रितेश कैसे उनको जान से मारना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। और अक्षरा ने वो तमाम आरोप रितेश पांडे पर लगाए थे जो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। जो 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है जन सुराज ने, उसमें ये रितेश पांडे भी हैं। अब क्या जन सुराज पार्टी के अंदर घमासान होने वाला है? क्या जन सुराज पार्टी अपनी इस महिला कैंडिडेट को, क्योंकि चुनावों में इनको खड़ा करेंगे ही, क्या न्याय दिला पाएगी? क्या रितेश पांडे माफी मांगेंगे? क्या दोनों के रिश्ते मधुर हो जाएंगे? क्योंकि ये वो अक्षरा सिंह है जिनके साथ पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो रिश्ते हैं वो काफी पॉपुलर रहे हैं। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। वो बात अलग है कि परिवार के दबाव में आके पवन सिंह इनसे शादी नहीं कर पाए थे। उसके बाद अक्षरा सिंह ने पूरी कहानी बताई थी रो रो कर कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद वो उससे बाहर कैसे आई। अब कोशिश तो यही थी कि जनसुराज पार्टी में अक्षरा सिंह को लेकर के अक्षरा सिंह और पवन सिंह आमने सामने हो जाएं। यानी पवन सिंह एक तरफ तो अपनी पत्नी से हार रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका से हार रहे हैं, और एक तरह से अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कल कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी जो गेम है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है इस वक्त बिहार की राजनीति का। आप अंदाजा लगाइए, जो अक्षरा सिंह है जिसका मैं जरा लगातार जिक्र कर रही हूं, जन सुराज का दामन तो उन्होंने थाम लिया है, लेकिन जो रितेश पांडे हैं जिन पर आरोप लगाया था अभद्रता और मारपीट करने का, ये आरोप अक्षरा सिंह ने लगाया था रितेश पांडे पर, और ये कहा था कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसी पार्टी में अब उनको शामिल होने में कोई गुरेज नहीं है। अक्षरा सिंह को अब इस पार्टी में शामिल होने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि राजनीति के लिए कोई आदमी अपने उसूलों से भी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो क्या रितेश पांडे को माफ कर दिया है अक्षरा सिंह ने? क्या प्रशांत किशोर ने दोनों के बीच सुलह करा ली है? क्योंकि अगर ये दोनों पार्टी में रहते हैं तो फिर ये दोनों क्या एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे? क्या एक दूसरे को काटने का काम नहीं करेंगे? एक दूसरे को हराने का काम नहीं करेंगे? और प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा क्या गलत फैसला ले लिया है अक्षरा और रितेश दोनों को एक साथ पार्टी में ला करके, क्योंकि दोनों के बीच किस तरीके से टसल रहा है, दोनों के बीच कैसे फाइट रही है, वो सबके सामने रहा है। लेकिन अब ये जो फाइट है ये क्या दोस्ती में तब्दील हो जाएगी? क्या जो अक्षरा सिंह है वो जो कह रही थी कि अभद्रता की थी, जान से मारने तक की धमकी दी गई थी, वो सब चीजों को भूल जाएंगी और रितेश पांडे को लेकर के अपना बड़ा दिल दिखाएंगी? या फिर प्रशांत किशोर के लिए अब मुश्किलों की शुरुआत हो गई है अक्षरा सिंह को पार्टी में ला करके? क्योंकि रितेश को पहले पार्टी में लाए थे और उसके बाद उनको टिकट भी दे दिया गया था। लेकिन खैर, इस बीच इन तमाम बातों के बीच एक जो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी जनसुराज की पवन सिंह को लेकर के, वो फिलहाल फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पवन सिंह ने साफ तौर पर अपने पोस्ट में कह दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों ये है कि एक तरफ आप कहते हैं, जनसुराज एक तरफ कहती है कि हम हाई क्लास कैंडिडेट को उतार रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को उतार रहे हैं। बीजेपी भी इसी बात पे हमेशा जोर देती रही है कि जो कैंडिडेट है वो अच्छे हों। लेकिन ये तो राजनीति का उसूल है कि आप
लगाएंगे ग्लैमर का तड़का, आप सोचेंगे ग्लैमर के लोग आ जाएं और उसके बाद हम वोट निकाल लें, वो सीट हम जीत लें, भले ही इसके बाद कभी पार्टी भी क्यों नहीं ये बात कहती है। मैं तो ये बात कहूंगी कि आखिर कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने जीते हुए लोगों से क्यों नहीं कहती है, सांसद या विधायकों से, कि भाई अपने चुनावी क्षेत्रों में आप कितना जाते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए, महीने में कितने दिन आप रहते हैं, कितना आपने वहां पर काम कराया। रिपोर्ट कार्ड कब आता है? जब चुनाव आते हैं, यानी 5 साल में एक बार। भाई ऐसा होता है क्या? हर क्लास में तो भाई एग्जाम जब आदमी देता है तो हर साल रिपोर्ट कार्ड आता है, हर साल हर कंपनी में अप्रेजल होता है जो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है। तो क्या राजनीतिक पार्टीज को भी ऐसा सिस्टम नहीं रखना चाहिए कि आपके जो नेता हैं, जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या काम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा हर साल आप लेकर के आए, जनता के बीच लेकर के आए, और वो जो 5 साल में एक बार रिपोर्ट कार्ड बनता है वो 5 साल में हर साल बने। तभी शायद सही मायनों में जो जन सेवक की एक बहुत बड़ी भूमिका है लोगों की नजरों में वो पूरी हो पाए। क्योंकि यहाँ पे जन सेवक वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ कहने भर का वर्ड है, जन सेवक तो कोई होता ही नहीं है। दरअसल जनता सेवक हो जाती है। चुनावों के बाद क्या होता है? जनता सेवक बन जाती है और ये लोग जो जितने लोग जीतते हैं ये राज करना शुरू कर देते हैं। कभी मुंह तक तो दिखाते नहीं है। कोई इंसान किसी के पास अपनी गुहार लेकर के पहुंच जाए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो उसे दुत्कार करके भगा दिया जाता है, या ये कहा जाता है अधिकारी को कि भाई देख लो इसका क्या समस्या है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन वो अधिकारी भी क्या वाकई में देख पाता है? अगर ऐसा होता तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होता। जो लोग हैं वो परेशान नहीं होते, अस्पतालों के लिए धक्के नहीं खा रहे होते, एडमिशन के लिए परेशान नहीं हो रहे होते। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और ये हकीकत क्यों है? क्योंकि जितने भी लोग चुनावों में जीतते हैं उनमें से लगभग मैं कहूं 0.1% काम करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ उस पद का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए। भाई हम तो विधायक हैं, हम तो सांसद हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कद बढ़ जाता है, लेकिन जनता का कद कहां चला जाता है? किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होती है। आप मिल तक नहीं सकते। यही जो नेता हाथ जोड़कर आपके दरवाजे पर आते हैं चुनावों के बाद, तो आप इनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि इनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। जनता के अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनको लगता है कि भाई जनता तो फालतू बैठी हुई है अपने अपने घरों में, जब हम जाएंगे दरवाजा खटखटाएंगे दरवाजा खुल जाएगा, वोट हमें मिल जाएगा। यही तो सोच होती है ना दोस्तों, यही सोच होती है। और यही जो सोच होती है वो इन लोगों को आगे बढ़ाती है। मैं तो कहती हूँ कि अक्षरा सिंह का चुनाव में आने की जरूरत क्या है? पवन सिंह के चुनावों में आने की जरूरत क्या है? रितेश पांडे को चुनावों में आने की जरूरत क्या है? मैथिली ठाकुर को चुनावों में आने की जरूरत क्या है? आप कलाकार हैं, क्या आपको राजनीति की समझ है? नहीं है। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं, भाई ठीक है, अगर किसी को पार्टी ज्वाइन करना एक अलग विषय होता है कि भाई पार्टी आपने ज्वाइन की, आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में आप राजनीति सीख करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप पहली बार टिकट लेकर के चुनाव जीत लेते हैं तो क्या वाकई में आप खुद को नेता कहलाने के हकदार होंगे? क्या वाकई में आप नेता की जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे? क्या वाकई में आप जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता की बातों को असेंबली में रख पाएंगे? क्योंकि आपको तो भाषण भी नहीं लिखना आता होगा, आपके भाषण भी कोई और लिखेंगे, और आप क्या करेंगे? सज धज कर लिपस्टिक लगा करके चली जाएंगी असेंबली में और उसके बाद जाकर के बातों को रख देंगे। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, संसद में भी हम बहुत लोगों को देखते हैं जो स्पीच ऐसे ले लेके पढ़ते हैं, अलग अलग साड़ियां पहनकर आएंगी, अलग अलग तरीके से मेकअप करके आएंगी, ग्लैमर का तड़का लग रहा होता है। और उसमें किसका नुकसान हो रहा होता है? जनता का। क्योंकि लोगों को लगता है यार हमने इसको चुना है, हमारे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारी तो बात कम से कम रख ही देगा, क्षेत्र की समस्याओं को तो दूर ही कर देगा। ऐसा नहीं हुआ है और सालों साल यही दस्तूर हुआ है। अगर समस्याएं दूर हो रही होती तो शायद वही विधायक या सांसद लगातार रिपीट हो रहे होते। पार्टियों को अलग अलग उम्मीदवारों का चयन नहीं करना पड़ता, क्योंकि जनता इसका विरोध कर देती कि नहीं ये शख्स तो बहुत अच्छा है, इसको क्यों नहीं टिकट दे रहे हो। हमारे देश में ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है और हमारे देश में ही संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पैसे दे दिए जाते हैं चुनावों के वक्त कि भाई ले लो। और ये बिल्कुल है भी यार, लाजमी है ये तो। जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता हो, अगर आप उसे 1000 रुपये पकड़ा दो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इसी का फायदा उठाने की कोशिश होती है। तभी गरीब तबका क्यों गरीब बना रहता है, क्योंकि जब तक वो गरीब है तब तक वो समझ नहीं पाता कि उसके हक क्या है, वो क्या चाहता है जिंदगी में। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मायने रखती है। जब आप 2 वक्त की रोटी से किसी को ऊपर उठने ही नहीं देंगे तो वो अपने भविष्य के लिए क्या सोचेगा, अपने बच्चों के लिए क्या सोचेगा। उसके लिए तो पहली प्राथमिकता होगी कि चलो 2 वक्त का भोजन ही दे रहे हैं ये लोग, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच पाएगा। और यही बिहार की तकदीर और ये कहूँ तस्वीर इस वक्त होती नजर आ रही है, जिसका फायदा ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, जिसमें चाहे जनसुराज की वो पार्टी हो जो जुम्मा आई है, जो बिहार बदलाव की बात कर रही है। लेकिन क्या बिहार की बदलाव इन भोजपुरी कलाकारों के जरिए हो पाएगा? प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने जो 51 लोगों की लिस्ट दी है उसमें आपने रितेश पांडे को भी उम्मीदवार के तौर पर उनको भी चुना है, जरा आप बताएंगे क्यों?
इसलिए क्योंकि वो भोजपुरी के सुपरस्टार है, कलाकार है, लोगों के बीच है। लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका क्या अनुभव है? मैं प्रशासनिक अनुभव समझ लूं, वो भी नहीं है। शिक्षा का अनुभव मैं समझ लूं, वो भी नहीं है। तो फिर नाचने गाने का अनुभव है, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या वाकई में ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे, उनके मुद्दों को उठा पाएंगे? क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो शख्स का जो प्राइमरी थिंग है वो है उसका आर्टिस्ट होना। क्या वो आर्टिस्ट होकर के अपनी चीजों को निभा पाएंगे, या उनको आर्टिस्ट बन करके वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे? भाई सीधी सी बात है ना, वो स्टेज शोज करेंगे, अपने कार्यक्रम करेंगे, बिजी रहेंगे, वो लोगों के बीच कब जा पाएंगे? यही गलतियां करती हैं राजनीतिक पार्टियां, जिनका मकसद क्या है? सिर्फ चुनाव जीत लो। और जनसुराज का भी यही मकसद है, सिर्फ चुनाव जीत लो। बिहार बदलाव की जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, ये दोगलापन है और कुछ भी नहीं है। भले ही किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं यही कहती हूं ना, मैं कड़वा बोलती हूं और सच हमेशा कड़वा होता है, और वो सच ही मैं बोलती हूं, चाहे फिर वो अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कह रही हूं, आप है टारगेट। ये भोजपुरी लोगों को, ठीक है, इनके गाने सुनना बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन राजनीति में क्या इनका आना राजनीति की, बिहार की राजनीति की दुर्दशा करने जैसा नहीं है? बिहार की राजनीति पर एक बहुत बड़ा, ये कहे कि मुसीबतों का पहाड़ नहीं है, ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे? आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय सिर आंखों पर। प्रणाम, नमस्कार।